श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में हर दिन हम आप तक पहुंचाते हैं कुछ रोचक जानकारियां, सूचनाएं, साथ ही रूबरू कराते हैं आपको कुछ हस्तियों से। आज हमारे साथ हैं सीमांत जनपद उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र के सरनौल गांव में जन्मे वरिष्ठ साहित्यकार श्री महावीर रवाल्टा। हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में अपनी लेखनी का जादू इन्होंने बिखेरा है। हम बात करें उपन्यासों की, कहानी की, लघु कथा हो, नाटक, एकांकी, काव्य संग्रह, बाल कहानियां, लोक साहित्य आदि। हिंदी साहित्य में अनुपम रचनाएं करते हुए भी आपका अपनी मातृभाषा रवाल्टी के प्रति मोह कभी कम नहीं हुआ। इसलिए आप रवाल्टी भाषा के प्रचार प्रसार में निरंतर प्रयासरत हैं। श्रोताओं, वरिष्ठ साहित्यकार महावीर रवाल्टा से जानते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। उत्तरकाशी में पढ़ाई के दौरान कविता का अच्छा वातावरण था। कवि गोष्ठियों में कविता सुनते हुए मेरे मन में भी कविता को लेकर के बीज अंकुरित हुए और ये पहले कविता, उसके बाद साहित्य की दूसरी विधाओं के लिए मददगार साबित हुए। आपने कहा कि कविताएं आपके मन को छूती रही हैं और कविताओं की वजह से ही आप लेखन की ओर अग्रसर हुए। तो अपने पहले काव्य संकलन के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। मेरा पहला कविता संग्रह आकाश तुम्हारा होगा और उसमें शुरुआती दौर की कविताएं, वो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जब लोग दिल्ली गए थे, उसी की एक वानगी उसमें पेश की गई है। एक सपने लेके गए थे कि आकाश तुम्हारा होगा और किस तरह वो हताश निराशा का वो दौर आया। रवाल्टा जी, आप स्वास्थ्य विभाग में भी कार्यरत हैं और निरंतर साहित्य साधना भी कर रहे हैं। दोनों कार्यों के लिए समय निकाल पाना वाकई मुश्किल कार्य है, लेकिन आप ये कार्य कैसे कर पाते हैं? मेरा ये सरकारी सेवा का कार्य मेरे लिए कहीं भी बाधक नहीं बना, बल्कि पूरक बना। वहाँ पर जो लोगों से मिलना, उनके दुख दर्द बांटना, और ये निश्चित रूप से लेखन में मेरे लिए बहुत सहयोगपरक साबित हुआ। साहित्य की अनेक विधाओं में आप लगातार लिखते रहे हैं, चाहे नाटक हो, उपन्यास हो, कहानियां हो, कविताएं हो, हम संस्मरण की बात करें या बाल साहित्य की। लेकिन ऐसा एक विषय जो आपको सबसे अधिक रुचिकर लगता है? जहाँ तक रुचि की बात है कि शुरुआती दौर में तो कविता सबसे सहज, अच्छा और संप्रेषणीय माध्यम प्रतीत हुआ, लेकिन बाद में जब साहित्य की दूसरी विधाओं में लेखन करना हुआ तो मुझे लगा कहीं पे कि इस बात को लघु कथा के या इसको बाल कहानी के माध्यम से रखा जा सकता है। जो विषय मेरे मन को छूता है और मुझे लगता है कि किस माध्यम से इसको मैं मजबूती से सामने रख सकता हूँ, तो मैं उसका चुनाव कर लेता हूँ। रवाई क्षेत्र की प्रचलित लोक गाथाओं का भी आपने नाट्य रूपांतरण किया है। हम बात करें सफेद घोड़े का सवार या फिर एक प्रेम कथाकांत, किस तरह की मुश्किलें आपके सामने रही है इनके रूपांतरण के समय? जो लोक साहित्य था, उसको जो प्रस्तुति थी ऊपरी तौर पर एकदम कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से संतुष्टिदायक नहीं थी, लेकिन उसकी तह में, उसकी गहराई में जाने पर पता चला कि ये मूल लोक कथा या लोक गाथा है क्या। फिर उनका अध्ययन और जनमानस के बीच जाकर के, लोक के बीच जाकर के उसका सही जब पता चला और वो गीत खोजने पड़े, तो उनको खोजने के बाद ही सही रूप में, नाटक के रूप में मैं सामने ला सका। तो ये इसका मुझे गहरी संतुष्टि है। रवाल्टा जी, हिंदी के अतिरिक्त आप रवाल्टी भाषा में भी लेखन कार्य करते रहे हैं और रवाल्टी भाषा को आगे बढ़ाने का श्रेय आपको ही जाता है और आज काफी संख्या में लोग रवाल्टी भाषा में लेखन कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं हिंदी से रवाल्टी की ओर इसलिए मुखर हुआ था क्योंकि मुझे लगता था कि हमारी भाषा उपेक्षा का दंश झेल रही है अपने ही लोगों के बीच में। मैंने अपनी भाषा में लिखने की शुरुआत की 1995 में। पहली कविता सामने आई थी और उसके बाद जब इन कविताओं के कविता पोस्टर बने और पत्र पत्रिकाओं ने उनको सम्मानपूर्वक छापा और आकाशवाणी, दूरदर्शन ने उनको अपने कार्यक्रम में शामिल किया, तो निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम आए और मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक पीढ़ी हमारी रवाल्टी लेखन में निरंतर काम कर रही है। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी लगातार शोध कार्य हो रहे हैं। एक साहित्यकार होने के रूप में आप कितना संतुष्ट होते हैं? जी, जहाँ तक संतुष्टि की बात है तो संतुष्टि उम्र भर नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सुखद एहसास होता है कि जो कार्य है उसको लोग रेखांकित कर रहे हैं या स्वीकार कर रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मात्र 43 वर्ष की उम्र में मुझ पर शोध हुआ, शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया, वो प्रकाशित हुआ और आज भी कई शोधार्थी मेरे साहित्य को लेकर के शोध कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये लोक की और साहित्य की एक स्वीकार्यता का मैं इसे मानता हूँ। उत्तराखंड भाषा संस्थान में सदस्य नामित होने के बाद अवश्य ही आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आपको क्या लगता है?
जी, निश्चित तौर से जब भी आपको कोई दायित्व मिलता है तो उसका निर्वहन ईमानदारी से करना आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि इसके माध्यम से जो हमारी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं तो उनको आगे आना चाहिए। उनके साहित्य के प्रकाशन के लिए समुचित व्यवस्था हमारी ये प्राथमिकता होगी। भाषा सर्वेक्षण पर जो काम पहले भी हुआ है और आगे भी प्रयास होगा कि इस पे और बेहतर कार्य किया जाए। हमारे युवा साहित्यकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सुझाव ये होगा कि हम लोग निरंतर अध्ययनशील रहें, लगातार परिश्रम करें। जब हम परिश्रम करेंगे, लोग को समझेंगे और अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भारती आपका और आकाशवाणी देहरादून का कि मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का।